नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्त जो कि अपने कमेंट्स और अपने प्यार के माध्यम से मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और आप सबके प्यार और कमेंट्स का इसी तरीके से मुझे इंतज़ार रहता है ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही हमेशा बने रहे। और आप सारे दोस्तों को मैं आगे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है दो बहनों की। दो बहन जो कि जुड़वा बहनें थीं, और ये दोनों जुड़वा पैदा तो हुई थीं, लेकिन इनकी सारी चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई थीं। ऐसा नहीं था कि ये दोनों जुड़वा पैदा हुई थी इस वजह से इनकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई थीं। दोनों के अंदर कनेक्शन इतना ज़्यादा था, प्यार इतना ज़्यादा था कि दोनों की हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों का साथ में उठना बैठना, खाना पीना, रहना, सोना, यहाँ तक कि बीमार भी होना, सब कुछ साथ में ही था। इन दोनों बहन का नाम था श्रेया और स्मिता। ये दोनों एक साथ हमेशा रहा करती थीं, और इन दोनों का हर एक चीज़ एक साथ ही हुआ करता था। इन दोनों की उम्र लगभग 14 साल की थी। अचानक इनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसकी उम्मीद शायद इन दोनों ने कभी नहीं की थी। अचानक इनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब तो रह रही थी, लेकिन इन दोनों को इस बात का पता ही नहीं था कि इन दोनों की माँ को हुआ क्या है। उसकी माँ को बहुत समय से कैंसर था, जिसके वजह से माँ की अचानक मृत्यु हो गई, और ये दोनों उस हंसती खेलती ज़िंदगी से निकलकर एक उदासी भरी ज़िंदगी में पहुंच चुके थे। उन दोनों बच्चों के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। पिता प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन पिता के पास इन दोनों के लिए कभी भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहा करते थे, जिसके वजह से उन दोनों के लिए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के लिए भी, उनके पास कभी समय रहा ही नहीं। अब जबकि इन दोनों के सर से उनकी माँ का साया जा चुका था, अब इन दोनों को ज़रूरत थी प्यार की, केयर की, किसी ऐसे की जो कि इन दोनों को इस सदमे से निकलने में, उबरने में इनकी मदद कर सके। लेकिन पिता के दिल पर क्या बीत रही थी, ये बात तो शायद ये दोनों जानती ही नहीं थी। पिता अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते थे, बेटियों को टाइम नहीं देते थे, लेकिन वो उन सब से प्यार बहुत ज़्यादा किया करते थे। और आज की इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में उन्हें ये चाहिए था कि वो अपने पूरे परिवार को हर वो खुशी दे सकें जो कि उन्हें देनी चाहिए, जिसके वजह से अब पिता भी एक गहरे सदमे में थे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला, ये देखकर, ये समझकर कि माँ के जाने के बाद अब उन्हें चाहे जैसे भी अपनी बेटियों का ख्याल तो रखना ही है। इस वजह से वो वापस से अपनी उसी बिजी ज़िंदगी में लौट गए। उन्होंने अपनी बेटियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कभी पहले किया ही नहीं था, तो उन्हें क्या पता था कि बेटियों की ज़रूरत, बेटियों की चाहत क्या होती है, और वो अपनी बेटियों को कैसे संभालें। उन्होंने अपने पैसे के दम पर अपनी बेटियों के लिए एक आया रख दी। आया चाहे जो भी हो, माँ की जगह कभी नहीं ले सकती।
हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बच्चे बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें आया के रूप में भी माँ मिल जाती है, लेकिन ये खुशनसीबी हर बच्चों के साथ हो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से इन दोनों बच्चियों के साथ भी ऐसा ही हुआ और इन दोनों बच्चियों को जो आया मिली वो काफ़ी लालची थी और वो बच्चियों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ इस घर में टिकी हुई थी, क्योंकि पिता ने ज़्यादा ऑफर देकर उसे यहाँ पर आया बनाया था ताकि वो उनकी बेटियों का ख्याल बहुत अच्छे से रख सके। शुरू शुरू में कुछ दिन तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन वो कुछ दिन बीतते ही आया ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और उसने बेटियों को बात बात पर डांटना, मारना, पनिश करना शुरू कर दिया। वो अक्सर बेटियों को भूखा रखती और बेटियों को कमरे में बंद भी रखा करती ताकि वो शैतानी ना करें। बेटियां शैतानी में बस यही किया करती थीं कि वो अपने मन के मुताबिक जैसे अपनी माँ से अलग अलग तरह के खाने की डिमांड किया करती थी, वही डिमांड वो अपनी आया के सामने भी रखा करती थी। आया इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि उसने बेटियों को अब अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन बेटियों ने ये फैसला किया कि वो घर से भाग जाएंगी और अपने पिता से मिलकर वो पिता को ये बताएंगी कि जो भी चीज़ें हैं वो कैसी चल रही हैं। बेटियां इससे पहले अकेले घर से कभी नहीं निकली थीं और उन्हें उस शहर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उनका घर शहर से काफ़ी आउटर एरिया में था और आप ये भी कह सकते हैं कि शहर के बाद थोड़ा जंगल का इलाका छोड़कर उनका घर था। बेटियां तय कर चुकी थीं, वो घर से भाग गईं और घर से भागकर उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि शहर तक का रास्ता कैसे है। वो उस जंगल के अंदर घुस गईं। जंगल में घुसते ही दोनों को डर लगने लगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे को सहारा दिलासा देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। वो जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रही थी वैसे वैसे जंगल और ज़्यादा घना होता जा रहा था और जंगल इतना ज़्यादा घना था कि दिन में भी वहाँ रोशनी पूरी तरह से पहुँच नहीं पा रही थी। बेटियाँ काफ़ी परेशान हो चुकी थीं। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि वो थोड़ी देर तक यहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करेंगे और आराम करने के बाद जब शाम हो जाएगी तब वो इस जंगल से बाहर निकलकर सड़क पे ही अपने पिता का इंतज़ार करेंगी और पिता के बाहर ही पहुंचते वो तुरंत अपने पिता को सारी बातें बता देंगी, क्योंकि आया तब तक घर से नहीं जाती थी जब तक कि बच्चियां सो नहीं जाती थीं। इस वजह से बच्चियां अपने पिता से बात करने में घर पर बिल्कुल भी सक्षम नहीं थीं। बेटियों ने ये तय किया और वो वहीं एक पेड़ देखकर उसके नीचे सो गईं। देखते ही देखते शाम और फिर रात कब हो गई उन्हें ये नींद के वजह से पता ही नहीं चला। अचानक उनकी नींद खुली जंगल में बढ़ते हुए जानवरों के शोरगुल से। उन्होंने जब आंखें खोलकर देखा तो रात हो चुकी थी। अब उन्हें डर और ज़्यादा लग रहा था। उन्हें तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। वो किस तरफ से चलते हुए यहाँ तक आ गई हैं। दोनों उसी तरह जंगल में भटकती रहीं। रास्ता भटकने की वजह से वो दोनों जंगल में खो गईं और जंगल में खोकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर एक तालाब था। उस जगह पर पहुंचते ही उन दोनों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि वो दोनों रास्ता खो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें जाते वक्त ऐसा कोई तालाब मिला ही नहीं था। अब वो दोनों उल्टी दिशा में तेजी से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भाग रही थीं।
वो दोनों किसी भी तरह से बस उस जंगल से बाहर निकलकर आना चाहती थीं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अचानक से उन दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है और वो ज़मीन पर गिर गईं। ज़मीन पर गिरने के बाद भी कोई उन्हें उधर ही खींच रहा था। वो दोनों ज़मीन पर घिसटाती हुई, चिल्लाती हुई अचानक से वापस उसी तालाब के पास पहुंच चुकी थीं। वहां पहुंचकर उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर दोनों डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन दोनों ना तो ज़मीन से उठ पा रही थीं और ना ही वहां से भाग पा रही थीं। दोनों वैसे ही डर से चीखते चिल्लाते अचानक बेहोश हो गईं। और दोनों के बेहोश होते ही उन दोनों को ये पता ही नहीं चला कि वो दोनों कब बेहोश हो गईं। अचानक उनकी नींद खुली। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि कोई उन्हें आवाज़ देकर बुला रहा है और ये आवाज़ ग्रुप में थी, मतलब किसी एक इंसान की नहीं। लगभग 20-30 लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, उसी जंगल में आवाज़ दे रहे थे। उसमें से एक आवाज़ उनके पिता की थी और वो दोनों अब उठने में सक्षम थे। दोनों उठ के खड़े हो गए और वो दोनों उसी आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि उन्हें अचानक वहाँ पर काफ़ी सारे लोग, पुलिस वाले, उनके पिता, सब कोई नज़र आने लगे। वो दोनों भागकर अपने पिता के गले लग गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। वो दोनों उस वक्त कुछ भी बोलने बताने की हालत में नहीं थीं। वो दोनों अपने पिता के साथ घर वापस आ गईं और पिता ने भी अपनी बच्चियों को जैसे तैसे शांत किया और दिन भर उनका ख्याल खुद से ही रखा। उसके बाद पिता ने ये जानने की कोशिश की कि वो दोनों उस जंगल में क्यों और कैसे पहुंची। पिता ने सवाल किया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थीं। इसलिए उन दोनों ने ये कहा कि हम दोनों तो सड़क पर टहलने के लिए निकले थे, लेकिन हम दोनों कब उस जंगल में पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला और हम उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वहीं तालाब के पास बेहोश होकर गिर गए। अब पिता को चिंता तो थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर पिता को ये संतुष्टि हुई कि चलो मेरी बेटियों के साथ कुछ भी गलत तो नहीं है, और पिता ने उन दोनों को संभालने की कोशिश की। तभी अचानक उनकी नज़र सामने लगे हुए कैलेंडर पर पहुंची और उस कैलेंडर को देखने के बाद उन दोनों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आज तारीख क्या है? पिता ने बताया, तुम दोनों 1 हफ्ते से गायब थी और आज तारीख ये है। उन दोनों को ये सुनते ही होश उड़ गए। उन दोनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो 1 हफ्ते से उस जंगल में थीं और बेहोश पड़ी हुई थीं। फिर भी उन दोनों ने अपने पिता को बाकी की बातें नहीं बताईं और वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली गईं और कमरे में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों अब एक दूसरे से उस बारे में बात तो करना चाहती थीं, लेकिन वो बात भी नहीं कर पा रही थीं क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके समझ के परे थी कि उन्होंने जंगल में क्या देखा, किन चीज़ों का एहसास किया। तभी अचानक श्रेया ने देखा कि उनके कमरे में वही आकृति खड़ी थी जिसे कि उन दोनों ने जंगल में तालाब के पास देखा था। उसे देखते ही तुरंत उसके मुंह से चीख निकल गई और उसके चीखते ही तुरंत दूसरी बहन की नज़र भी सामने पड़ी। वो भी उसी तरह से चीखने लगी और उन दोनों के ऐसे चीखने की वजह से उनके पिता तुरंत भागकर उनके कमरे में आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटियों को संभाला और जानने की कोशिश की कि उन्हें क्या हुआ। उन दोनों ने उसी तरफ इशारा किया जिधर अभी थोड़ी देर पहले खड़ी हुई वो आकृति
उन्हें दिखाई दे रही थी। पिता ने जब उस तरफ नज़र डाली, उधर कोई भी नहीं था। वो दोनों बहनें भी अब जब उधर देख रही थीं, वहाँ पर सच में कोई नहीं था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ उन्हें वहाँ उस जंगल में दिखाई दी, वो यहाँ तक कैसे आ सकती है। अब स्मिता ने ये फैसला किया कि वो अपने पिता को शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बताएगी। उसने तुरंत ही अपने पिता को जंगल में हुई सारी घटना सच सच बता दी और ये भी बताया कि वही आकृति अभी थोड़ी देर पहले उन्हें उनके कमरे में नजर आई। पिता ने ये बातें सुनी, लेकिन पिता ने इसे इस तरीके से टाल दिया जैसे कि उनकी बेटियों को सदमा लगा है और उस वजह से वो दोनों मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हैं। और पिता ने अपनी बेटियों को जैसे तैसे सुला दिया। बेटियां भी कमरे में वापस से किसी को ना पाकर सोने की कोशिश करने लगीं और पिता थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि बेटियां सो चुकी हैं, तब अपने कमरे में आ चुके थे और रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त था। अचानक से फिर से वैसे ही उनके कमरे से श्रेया की चीखने की आवाज़ आने लगी और श्रेया जिस तरीके से चीख रही थी, पिता फिर से एक बार बेटियों के कमरे में पहुँचे और पिता ने जो नज़ारा देखा, पिता भी उसको देखकर डर चुके थे, क्योंकि श्रेया चीख रही थी और स्मिता हवा में तैर रही थी। स्मिता हवा में तैरते हुए अजीब तरीके से अपने दांत किटकिटाते हुए अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। तभी थोड़ी देर में श्रेया वैसे ही हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और अब दोनों बेटियां हवा में तैर रही थीं। ये नज़ारा पिता के लिए ऐसा था जैसे कि उनका दिल अब बाहर निकल कर आ जाएगा और पिता ने अपनी बेटियों को देखकर उन्हें जैसे तैसे खींचकर नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। थोड़ी देर तक वैसे ही हवा में तैरते हुए बेटियां अपने दांत किटकिटा रही थीं, अजीब तरीके से चीखने की ऐसी कर्कश आवाज़ें निकाल रही थी जिससे कि लग रहा था कान के पर्दे फट जाएंगे और उनसे खून निकल आएगा। लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और थोड़ी ही देर में वो दोनों बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गईं। पिता ने दोनों को बहुत संभाल कर वापस से बिस्तर पर लेटाया और बिस्तर पर लेटाकर वो ये बात तो समझ चुके थे कि ये कोई आम चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। पिता ने तुरंत ही अपने ऑफिस के एक बहुत अच्छे दोस्त को फ़ोन लगाया और उससे मदद मांगी। उसने भी मदद करने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि उसके खुद के बड़े भाई के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी थीं। वो इन चीज़ों के बारे में जानता था, मानता था, जिसके वजह से उसने थोड़ी देर भी नहीं लगाई इन चीज़ों को समझने में और उसने तुरंत कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे जानने में एक पंडित जी हैं जो कि इन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और तुरंत ही लगभग 1.5 घंटे के अंदर वो उस पंडित जी को लेकर वहाँ अपने दोस्त के घर पर पहुँच चुका था। वहाँ अभी भी दोनों बेटियाँ बहनें एक साथ बिस्तर पर बेहोशी के हालत में पड़ी हुई थीं। पंडित जी ने तुरंत ही कहा, यहाँ बहुत ज़्यादा काली शक्ति मैं महसूस कर सकता हूँ और इन बच्चियों पर अगर वो चीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो इन बच्चियों के साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। उन्होंने तुरंत ही मंत्रों के जाप के साथ कुछ बूंद गंगा जल की उस कमरे में डालना शुरू की और ये करते ही तुरंत वो दोनों बेटियां होश में आ चुकी थीं और वो वापस से वैसे ही बिस्तर के ठीक ऊपर लगभग 1 इंच के दूरी पर हवा में थीं और वो दोनों उसी तरीके से दांत किटकिटा रही थीं और गुर्रा रही थीं। वो बार बार
अपने पिता को देखकर कह रही थी, खा जाऊंगी इन दोनों को। और इस तरीके से वो बार बार अपने पिता को डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पिता अपनी पत्नी को खो चुके थे। उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटियां ही बची थीं। वो अपनी बेटियों को कैसे खो सकते थे? पिता अब हर चीज़ के लिए तैयार थे। पिता इतनी धमकी, इतनी भयानक चीज़ें देखने के बाद भी वहाँ से हिले तक नहीं। और उनका दोस्त तो पहले भी ऐसी चीज़ें देख चुका था, इसलिए ये चीज़ें उसके लिए कुछ नई नहीं थी। वो भी वहीं डट कर खड़ा रहा। और पंडित जी ने जैसे ही ये सारी चीज़ें देखी, उन्होंने तुरंत ही उस गंगा जल का छिड़काव कुछ मंत्रों के साथ उन दोनों बहनों पर किया। और वो दोनों तुरंत चीखते चिल्लाते छटपटाते हुए बिस्तर पर वापस से गिर गईं। और वो दोनों जिस तरीके से अब तड़प रही थीं, लग रहा था जैसे उनके ऊपर गर्म पानी फेंका गया है, और इतना गर्म पानी जिससे कि वो दोनों जल रही हैं और उनके शरीर से जलन वाली भाप भी निकल रही थी। पंडित जी ने तुरंत ही कहा, मुझे जिसका डर था ये वही है। ये कोई आम शैतान नहीं है। ये इस धरती पर आया कैसे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। तब पिता ने अब उन पंडित जी को वो कहानी सुनाई जो कि बच्चियों ने अपने पिता से बताई थी। और पंडित जी, वो दोस्त और पिता तीनों उसी वक्त उस जंगल की तरफ निकल गए। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे इधर बिस्तर पर उन दोनों बहनों का चिल्लाना, छटपटाना, गुर्राना सब बढ़ता जा रहा था। लेकिन पंडित जी ने अपने मंत्रों से शायद उन दोनों बहनों को वहाँ उस पलंग से बांध रखा था, जिससे कि वो दोनों उठकर कहीं भाग ना पाए। और इधर जंगल में वो तीनों लोग उसी तालाब को ढूंढते हुए आगे जंगल में अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्हें वो तालाब मिल ही गया। और पंडित जी ने वहाँ पहुँचते ही उन दोनों लोगों को, मतलब पिता और उस दोस्त को, उस तालाब से दूर ही रहने को कहा। पंडित जी ने तुरंत ही उस तालाब के पास एक घेरा सा बनाना शुरू किया। वो तालाब कुछ बहुत चौड़ा नहीं था, इस वजह से ये घेरा बनाने की प्रक्रिया थोड़ी ही देर में पूरी हो गई। और फिर पंडित जी उस घेरे से बाहर खड़े होकर तुरंत मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। और उन्होंने 3 बार वही गंगा जल कुछ मंत्रों के साथ जैसे ही उस तालाब के पानी में डाला, वो तालाब का पानी पूरी तरह से गायब हो चुका था। और वहाँ पर एक गहरा काला अंधेरा गड्ढे जैसा बन चुका था, जिसमें से लग रहा था जैसे गरम गरम लावा सा फूट रहा है। पंडित जी ने तुरंत ही ये कहा कि मैं जो सोच रहा था ये उससे भी भयानक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इससे हार नहीं मानेंगे। तुम दोनों अब वापस अपनी बेटियों के पास चले जाओ, और मैं रात भर यहाँ पर कोई प्रक्रिया करने वाला हूँ। ये कोई आम जगह नहीं है, ये तो नर्क तक पहुँचने का एक द्वार है, जिसमें से ये शैतान निकलकर बाहर आया है और जिसने तुम्हारी बेटियों पर असर डाला है। अगर आज रात हमने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो ये शैतान आज ही तुम्हारी बेटियों की बलि लेकर यहाँ अंदर चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ना जाने कितने शैतान आज़ाद हो जाएंगे। ये बात सुनते ही उन दोनों को डर तो लगा, लेकिन वो दोनों पंडित जी के कहे अनुसार वहाँ से चले गए। पंडित जी ने तुरंत ही उसी घेरे के बाहर बैठकर मंत्रों का उच्चारण और सारी क्रियाएं शुरू की। वो क्रिया रात भर चलती रही, और जब रात भर वो क्रिया पंडित जी ने कर ली, तब लगभग सुबह के 5:30 बजे वो तुरंत उस घर में पहुँचे जहाँ वो दोनों बहनें थीं। और वो
उन दोनों बहनों के कमरे में आकर उन दोनों को वापस से जल डालकर कैद से आज़ाद किया और उन दोनों को एक पतले से धागे से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने गले से 2 रुद्राक्ष की मालाएं उतारी और पिता के दोस्त के गले में वो माला डाल दी और उन दोनों को इशारा किया कि वो दोनों बच्चियों को पकड़कर इसी धागे के माध्यम से धीरे धीरे उसी जगह पर पंडित जी के साथ चलें। वो दोनों बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसा कि पंडित जी कह रहे थे। उन दोनों को आश्चर्य तो काफ़ी हो रहा था, क्योंकि जिस धागे से उन दोनों लड़कियों को बांधा गया था वो धागा तो कोई छोटा बच्चा भी तोड़ सकता था, लेकिन उस धागे में बंधकर वो दोनों छटपटा रही थीं, चिल्ला रही थीं और कितनी भी कोशिश करके खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थीं। ऐसे जैसे कि उन दोनों को किसी धागे से नहीं बल्कि मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया हो। वो सब अब थोड़ी देर बाद उसी तालाब के पास पहुंचकर आ चुके थे और अब वहाँ का नज़ारा काफ़ी अलग था। वहाँ जो आग, जो ज्वालामुखी जैसा था, जो कि अभी तक ज़मीन के अंदर ही नज़र आ रहा था, वो ज्वालामुखी पानी की तरह उस पूरे गड्ढे में भरा हुआ था। पंडित जी ने इशारे से दोनों बच्चियों को सामने बैठाने को कहा और पिता और दोस्त ने वही किया, उन दोनों को सामने बिठा दिया और पंडित जी ने इशारा किया कि वो दोनों पीछे हट जाएं। वो दोनों पीछे हट चुके थे। पंडित जी ने थोड़ी देर तक कुछ मंत्रों का जाप किया और वापस से जल का छिड़काव उन दोनों के ऊपर करना शुरू किया। लगभग 5 बार जल का छिड़काव करते ही वो दोनों ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गईं और उन दोनों के शरीर से अजीब से शैतानों जैसे भयानक भयानक आकृति की 2 चीज़ें निकली और वो ना चाहते हुए भी उसी लावा में, उबलते हुए लावा में जाकर घुस गईं। और अब पंडित जी ने तुरंत ही अपनी क्रिया प्रारंभ की। उन्होंने सिर्फ 3 चुटकी मिट्टी उठाई और उस मिट्टी पर कुछ फूंक कर जैसे ही उस गड्ढे में डाला, वो गड्ढा अब इस तरीके से अचानक भर चुका था जैसे वहाँ कभी कोई ना गड्ढा था, ना लावा और ना कुछ और। सब कुछ जैसे गायब हो गया, जैसे जादू। ये सब देखकर अब पिता और दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अब थोड़ी ही देर में वो गड्ढा और सारी चीज़ें जैसे ही वहाँ से गायब हुईं, दोनों बच्चियों को होश आ गया और उन दोनों बच्चियों ने जब खुद को वहाँ जंगल में पाया, वो डर गईं। लेकिन तभी भागकर पिता और दोस्त उन दोनों को गले से लगाते हुए बोले, बेटा अब कोई डरने की बात नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। और पंडित जी ने उन दोनों बच्चियों के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उन दोनों को अपने साथ घर पर वापस लेकर आ गए। उन्होंने घर का पूरी तरह से शुद्धिकरण किया और उसके बाद बच्चियों की रक्षा के लिए उनके हाथों में रक्षा सूत्र भी बांधा। उसके बाद कभी भी उन बच्चियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद बच्चियों ने हिम्मत करके अपने पिता को अपनी आया के बारे में भी सारी बातें बता दी। अब पिता जबकि ये चीज़ें जान चुके थे, पिता ने ऐसी किसी आया को रखने के लिए साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो अब घर पर रहकर ही काम किया करेंगे और उन दोनों का ख्याल भी रखा करेंगे। पिता ने लगभग 2 साल ये चीज़ की और अब जब बच्चियां बड़ी और समझदार हो चुकी थीं, फिर बच्चियों ने अपने पिता को अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद करवाने के लिए उन्हें तसल्ली दी और पिता ने अपना काम वापस से पहले की तरह ही शुरू कर लिया। उसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी और पिता की ज़िंदगी हमेशा सामान्य तरीके से चलती रही। आज उन दोनों बहनों की शादी हो चुकी है।
दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की गई है और वो दोनों भाई भी जुड़वा भाई ही थे। कहा जाए तो ये उन दोनों बहनों की किस्मत ही थी कि दोनों इस दुनिया में साथ साथ आए और शायद इस दुनिया से जाएंगे भी साथ साथ ही। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सबके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है और मुझे ये भी पता चलता है कि आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।